डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सांख्यिकी विषय के अंतर्गत इसकी प्रारंभिक जानकारी, जिसमें सांख्यिकी का अर्थ क्या है, सांख्यिकी का महत्व क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं, समंक क्या हैं, समंकों के प्रकार क्या हैं, कब किस समंक का प्रयोग हमें करना चाहिए, समंकों का संकलन कैसे करते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम समंकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सांख्यिकी का अर्थ बताते समय आपको बताया था कि समंक ये संख्यात्मक सूचनाएं हैं, यानी वे सूचनाएं जिनको हम संख्या के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपके प्रथम वर्ष में विभिन्न विषयों में अंक कितने आए, आप एक माह में कितना अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर खर्च करती हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, ये सब संख्यात्मक सूचनाएं हैं। लेकिन कुछ सूचनाएं संख्यात्मक सूचनाएं नहीं हैं और उनका उपयोग हम सांख्यिकी में भी नहीं करते हैं। ये आपको सांख्यिकी सीमाएं बताते समय बताया था। जैसे आप कितने विद्वान हैं, कितने होशियार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, इसको संख्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। केवल तुलनात्मक स्थिति प्रकट की जा सकती। कोई ये नहीं कह सकता इसके 100 में से 90 नंबर आए हैं तो ये इंटेलिजेंट है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मुझे एक बार किसी सरकारी विद्यालय में जाने का अवसर मिला, तो मैंने वैसे ही वहाँ की उस क्लास के बच्चों से पूछा कि आपके कितने अंक हैं। तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष जो हमारा मासिक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में 10 में से नंबर दिए गए थे, तो किसी के 6 नंबर, किसी के 7 नंबर, किसी के 2 नंबर। तो जिसके 6 नंबर थे, ऐसे 3 विद्यार्थी थे 40 में से। और उस टीचर ने, जो क्लास टीचर था, उसने कहा कि ये हमारी क्रीम है इस क्लास की। कुछ समय बाद मुझे एक दूसरे विद्यालय में जाने का अवसर मिला। मैंने वहाँ भी यही बात पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसके 9 नंबर से कम आए हों, यानी 10 में से 9 नंबर सभी विद्यार्थियों के हैं। और 10 में 10 वाले ये आधे से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी जिनके 9 नंबर आए उनमें बहुत संभावना है कि अगली बार वो 10 में से 10 नंबर लाएं। यानी वो 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को भी होशियार नहीं मान रहा है, और पुरानी जो उदाहरण दिया उसमें 6 नंबर वाले विद्यार्थी को हीरो बना रहा है, वो हीरो समझा जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई मापदंड नहीं है होशियारी के ही। ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति होशियार है या नहीं है। तो हम सांख्यिकी में जब समंकों का प्रयोग करते हैं, समंक, डेटा, आंकड़े, ये सब संख्यात्मक सूचनाओं से संबंधित है। जब कोई भी अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो सबसे पहले वह समंक एकत्रित करता है उस समस्या के समाधान से संबंधित। जैसे एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं हम। बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामान चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंटें चाहिए, हमको लोहा चाहिए, यह सब चीज़ें हम एकत्रित करते हैं और फिर हम मकान बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह सांख्यिकी
अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या जो चूज की है, उसने चयन किया है, उस चयनित समस्या के लिए आवश्यक समंक एकत्रित करता है। ये समंक आधार हैं उसकी समस्या के समाधान के लिए। बिना इन समंकों के वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्रयोग के आधार पर कौन कौन से समंक हो सकते हैं? तो प्रयोग या एकत्रीकरण के आधार पर समंकों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक प्राथमिक समंक प्राइमरी डेटा और दूसरा द्वितीय समंक सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंकों से हमारा अभिप्राय है कि वे समंक जो अनुसंधानकर्ता ने पहली बार एकत्रित किए हैं, यानी उससे पहले किसी और व्यक्ति या संस्था ने वे समंक एकत्रित नहीं किए थे। ये समंक मौलिक समंक होते हैं। उदाहरण के लिए, क्लास में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में मैंने हर 40 विद्यार्थियों से 12वीं कक्षा में उनके कितने अंक आए ये पूछना प्रारंभ किया। तो रोल नंबर 1, 2, 3 और 40 तक सभी विद्यार्थियों से मैंने उनके अंक पूछे। तो ये जो मैंने अंक पूछे, ये जो समंक मैंने प्राप्त किए हैं, ये मौलिक समंक हैं। मैंने पहली बार अपने उद्देश्य, यानी मेरा उद्देश्य ये जानना है संगीत की क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, कितने विद्यार्थी फर्स्ट डिविजनर हैं, कितने विद्यार्थी डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले हैं, कितने विद्यार्थी बिलो फर्स्ट डिविजनर हैं। तो ये जो मैंने समंक प्राप्त किए हर विद्यार्थी से पूछ कर, ये प्राथमिक समंक कहलाएंगे। प्राथमिक समंक का प्रयोग जब हम करें तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कब प्राथमिक समंकों का उपयोग कर सकते हैं, कब हम द्वितीय समंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विषय जाने कब इनका प्रयोग करना चाहिए, उससे पहले यह भी जान लेना चाहिए द्वितीय समंक क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया, प्राथमिक समंक मौलिक समंक है, पहली बार एकत्रित किए हैं। द्वितीय समंक वे समंक है जो कि अनुसंधानकर्ता से पहले किसी और अनुसंधानकर्ता ने, व्यक्ति ने, संस्था ने वह समंक एकत्रित कर रखे हैं और वह अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करता है, तो वह द्वितीय समंक कहलाएंगे। उदाहरण के लिए मैंने जो पहला उदाहरण लिया है कि मैंने ABST विषय के अंतर्गत क्लास में जब मैं पढ़ाने आया तो 40 विद्यार्थियों से उनके अंक प्राप्त किए। अब दूसरे आपके टीचर हैं EFM वाले सर, वो मुझ पर आते हैं कि आपने ये जो समंक एकत्रित किए हैं 40 विद्यार्थियों के, ये समंक मुझे भी ज़रूरत है। मैंने कहा मेरा कंसर्न है ABST विषय बता कि नहीं ठीक है, मैं इनमें EFM वाले को ढूंढ लूँगा, अपना समाधान कर लूँगा, मैं कुछ एडिट कर लूँगा इनमें से। तो वो 40 विद्यार्थियों के अंक मुझसे लेकर चले गए। तो यह 40 विद्यार्थियों के अंक जो EFM वाले सर उपयोग कर रहे हैं, ये उनके लिए सेकेंडरी डेटा है। यानी इससे पहले जो समंक एकत्रित किए जा चुके हैं किसी भी फॉर्म में, उनका उपयोग दूसरे किसी और अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है, तो वह समंक द्वितीय समंक कहलाते हैं। ये सामान्यतः प्रकाशित या अप्रकाशित हो सकते हैं। जैसे मुझसे समंक प्राप्त किए तो अप्रकाशित समंक थे कि मैंने किसी और जगह उनको प्रकाशित नहीं कर रखा है।
लेकिन यदि कोई समंक किसी मैगजीन में प्रकाशित हो चुके हैं, किसी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे हम प्रोडक्ट से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, नेशनल इनकम से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सूचनाएं अखबारों में, किताबों के अंतर्गत, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है, उनका यदि उपयोग किया जाता है तो वह द्वितीय समंक कहलाते हैं। अब हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्राथमिक और द्वितीय समंकों में अंतर क्या है। यदि हमने दोनों का अर्थ ठीक प्रकार से समझ लिया है तो हम इनका अंतर भी आसानी से कर सकते हैं। पहला अंतर इनकी मौलिकता के आधार पर लगता है। प्राथमिक समंक मौलिक समंक हैं जो अनुसंधानकर्ता ने पहली बार एकत्रित किए हैं। द्वितीय समंक ये मौलिक समंक नहीं है, ये पहले से एकत्रित हैं, अनुसंधानकर्ता केवल इनका उपयोग करता है। दूसरा, संग्रहणकर्ता के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। मौलिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए हुए या उसके प्रतिनिधि द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंक ये केवल अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करता है। प्रकाशन के आधार पर कि प्राथमिक समंक प्रकाशित नहीं होते हैं, जबकि द्वितीय समंक पहले से प्रकाशित होते हैं। प्राथमिक समंक योजना बनाकर एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंक ये योजना के अनुसार एकत्रित नहीं किया, पहले से एकत्रित किया, हमने योजना के अनुसार उनका केवल उपयोग करते हैं। प्राथमिक समंक चूँकि योजना के अनुसार एकत्रित किए कि हमको किन किन सूचनाओं को एकत्रित करना है, ये अनुसंधानकर्ता को पता है, उसी के अनुसार वो समंक एकत्रित करता है। द्वितीय समंक अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग करता है, इसलिए वह इसमें आवश्यक संशोधन उसे करना आवश्यक होता है। प्राथमिक समंकों में समय धन अधिक लगता है, जबकि द्वितीय समंकों में समय और धन कम लगता है, क्योंकि वो पहले से एकत्रित होते हैं। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि हमें प्राथमिक समंकों का उपयोग करना चाहिए या द्वितीय समंकों का उपयोग करना चाहिए। यह तय करने के लिए कि कब कौन से समंक का उपयोग करें, इसके लिए कुछ आधार हमें तय करने होते हैं। जैसे हमारी जांच का उद्देश्य और क्षेत्र कैसा है। यदि हमारा जांच का उद्देश्य की जांच 100% शुद्धता चाहिए, हमारा क्षेत्र सीमित है, तो हम प्राथमिक समंकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे केवल 40 विद्यार्थियों के समंक एकत्रित करने थे, तो मैं यहाँ पर प्राथमिक समंक ले सकता हूँ। लेकिन मुझे मान लीजिए पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का अध्ययन करना है, तो मैं प्राथमिक समंकों का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र बड़ा हो गया है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय में तो पूरा जयपुर जिला भी आता है अपना, तो पूरे जयपुर जिले के समंक एकत्रित करना ये कठिन होगा। दूसरा आधार होता है वित्तीय संसाधन हमारे पास कितने हैं। यदि हम प्राथमिक समंकों का उपयोग करते हैं तो हमारे पास वित्तीय संसाधन बड़ी मात्रा में चाहिए। एकत्रित करने के लिए हमको विजिट भी करनी पड़ सकती है। यदि अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं अपॉइंट कर रखे हैं तो उनको सैलरी भी देनी पड़ सकती है। यानी हमको अधिक संसाधन, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता प्राथमिक समंकों के एकत्रीकरण में होती है। तीसरी जो आधार है वो समय के आधार पर, कि हमारे पास समय कितना है। यदि हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं है तो प्राथमिक समंकों का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास समंक प्राप्त करने की सीमा है, हमें 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट चाहिए, हमको कम समय में चाहिए, तो हम द्वितीय समंकों का उपयोग करेंगे। और लास्ट में एक आधार और बचता है हमारे पास में, जिसको ध्यान में रख हम तय करते हैं कि हमें प्राथमिक समंकों का उपयोग करना चाहिए या द्वितीय समंकों का। वांछित शुद्धता का स्तर। यदि हम 100% शुद्धता चाहते हैं कि हमारी जो समस्या हमने चूज़ की है उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, तो हम प्राथमिक समंकों का उपयोग करेंगे। और हमें लगता है कि
इसमें कुछ इतनी शुद्धता का स्तर हमें नहीं चाहिए, 95%, 98%, 99%। जो भी हम शुद्धता तय करें, यानी 100% शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है हमको। जैसे हम इंटेलिजेंस लेवल जानना चाहते हैं कि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी भी या इससे ऊपर आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है हम, तो विद्यार्थी यदि सेकंड डिवीज़न के भी आ गए तो ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए वहाँ पर हम द्वितीय समकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन 4 आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमें प्राथमिक समकों का उपयोग करना चाहिए या द्वितीय समकों का उपयोग करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक समक क्या हैं, द्वितीय समक क्या हैं और इन दोनों में अंतर क्या है, और इन समकों का, प्राथमिक समकों का उपयोग करना चाहिए और द्वितीय समकों का कब हमें उपयोग करना चाहिए। आप वीडियो देखते रहें। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।